हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। आज से हम लोग हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है जियोग्राफी पर बेस्ड, है ना। आप कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाओ, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हो, डीएफसीसीआईएल का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पर आपका जीके का सेक्शन आना ही है, जनरल स्टडी आना ही है ना। चाहे आप एनटीपीसी दे लो, एएलपी, जेई, ग्रुप डी दे लो, है ना। तो आपको यहाँ पर जनरल स्टडी का यहाँ पर एक टॉपिक सब्जेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस जनरल स्टडी में एक आपका सब्जेक्ट रहता है ज्योग्राफी, तो यहाँ से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज से हम लोग हमारी ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर है ना। चाहे कोई सा भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे लो, ज्योग्राफी का यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर हो जाएगी। क्लियर। चलिए, हम लोग यहाँ पर हमारी आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे, डोंट वरी। क्लियर। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो बिल्कुल आज से हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो फादर जानना पड़ेगा भैया कि भूगोल के जनक हैं कौन, फादर ऑफ ज्योग्राफी है कौन। तो ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी है इरेथोस्थेनिस। कौन है? इरेथोस्थेनिस। क्लियर। और इन्होंने एक बुक लिखी है, जिसका नाम क्या है? जियोग्राफिया। जिसका नाम क्या है? जियोग्राफिया। क्लियर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ ज्योग्राफी जो कि इरेथोस्थेनिस हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, कौन सी किताब लिखी है? तो उन्होंने लिखी है जियोग्राफिया। क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो हेरोडोटस हैं, ये जो ऑप्शन ए में आपको जो हेरोडोटस दिख रहे हैं, ये फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। क्लियर। हिस्ट्री, इतिहास का जनक कौन? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन? हेरोडोटस। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछ लूँ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो ये तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं और हमें पता भी है कौन है। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। क्लियर। तो ये सारी चीजें हम लोगों को बेसिक चीजें पता होना चाहिए। फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेथोस्थेनिस, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। क्लियर। और जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेथोस्थेनिस, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है जियोग्राफिया। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज। देखेगा ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के, रेलवे के, अभी एनटीपीसी में भी पूछा गया है बहुत बार। तो ध्यान से देखिएगा इसको कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स कहलाता है क्या? कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। क्लियर। अब ये कॉस्मोलॉजी में जो कॉस्मो है उसका मतलब होता है यूनिवर्स, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ, मतलब जिस चीज की भी आपको स्टडी करना है, टू स्टडी ऑफ। क्लियर। जहां पर भी लॉजी लगा होगा आखिरी में, समझ जाना कि किसी की स्टडी की बात यहां पर हो रही है। क्लियर। ठीक है। साइटोलॉजी, क्लियर, पैलियोलॉजी, पैडोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, तो जहां पर भी लॉजी लग रहा है समझ जाना किसी चीज की स्टडी हो रही है। तो यहां पर किसकी स्टडी हो रही है? कॉस्मो की। कॉस्मो की मींस यूनिवर्स की। क्लियर। तो बिल्कुल यूनिवर्स की स्टडी क्या कहलाती है? कॉस्मोलॉजी कहलाती है। क्लियर हो गया। चलिए, इसी प्रकार से अगर मैं आपको मून की स्टडी पूछ लूं तो किसकी? मून की स्टडी। तो ध्यान रखिएगा, मून की स्टडी कहलाती है सेलिनो। क्या कहलाती है? सेलिनो। क्लियर। अब टू स्टडी ऑफ भी है तो लॉजी लगा दो, तो सेलिनोलॉजी हो गया। क्लियर है। तो बिल्कुल यूनिवर्स की स्टडी कहलाती है कॉस्मोलॉजी, मून की स्टडी कहलाती है सेलेनोलॉजी। क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन है दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलूं, मून की स्टडी सेलेनोलॉजी, यूनिवर्स की स्टडी कॉस्मोलॉजी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम। सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो यहां पर ऑप्शन है गैलीलियो, जेएल बेड, कॉपरनिकस या फिर केपलर। तो यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर है जो आप लोग सोच रहे हैं, सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया है कॉपरनिकस ने। किसने किया है? कॉपरनिकस ने। क्लियर। सो हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम? कॉपरनिकस। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी कॉन्स्टेलेशंस इज देयर इन स्पेस। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुल 89 कॉन्स्टेलेशंस हैं, कुल 89 तारामंडल्स हैं अंतरिक्ष में, स्पेस में। क्लियर। 89 याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द ब्लास्ट स्टार इन द यूनिवर्स। तो ये अभी एसएससी में इसे पूछा गया था, तो इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। एसएससी में पूछा गया था क्या कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है, जो ब्लास्ट स्टार है यूनिवर्स में, वो कहलाता है अभिनव तारा। कौन सा कहलाता है? अभिनव तारा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड द ब्लास्ट स्टार इन द यूनिवर्स? द आंसर इज अभिनव तारा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। When does the sun appear at midnight in Norway? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, मतलब आधी रात में सूर्य कब दिखाई देता है नॉर्वे में, ये हमें बताना है। क्लियर? तो ये दिखाई देता है दोस्तों 21 जून को। कब देता है? 21 जून को। अभी वो जो है डेट आने में है अगले महीने, है ना। तो बिल्कुल 21 जून को यहाँ पर क्या है कि जो नॉर्वे में अर्धरात्रि में आधी रात के समय क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है, सन दिखाई देता है 21 जून को। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ध्यान से इसको देखिएगा। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये मैंने आप लोगों को फिजिक्स में भी बताया है। क्लियर? ये मैंने आपको फिजिक्स में भी बताया है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पास्कल, लाइट ईयर, है ना, लाइट ईयर जो है, ये सारी चीजें, पास्कल जो है, ये मैंने आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया है। क्लियर? तो आप फिजिक्स की क्लास देख सकते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो क्या है? एवरेज डिस्टेंस होती है। किन किन के बीच? अर्थ और सन के बीच। क्लियर? ये अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, है ना, ये जो है ये डिस्टेंस की यूनिट्स कहलाती हैं। किसकी यूनिट्स कहलाती हैं? सारी डिस्टेंस की। क्लियर? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तो अर्थ और सन। अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस जो होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। क्लियर? तो बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। What is the percentage of hydrogen in the sun's chemical mixture? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये यहां पर ध्यान रखिए कि सन जो है वो मेनली दो के मिक्सचर से मिलके बना है। पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। ठीक है? पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। ये दोनों के मिक्सचर से यहाँ पर मेनली क्या है? ये दोनों ही है। तो इन दोनों के मिक्सचर से यहाँ पर आपका सन बनता है। क्लियर? जिसमें हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी रहती है वो 71% रहती है और हीलियम की जो यहाँ पर क्वांटिटी रहती है वो ये मान के चलिए कि 27% या 26.5% भी आप कह सकते हैं, 26.5% रहती है। और बाकी फिर अदर गैसेस जो है वो। क्लियर? बाकी फिर जो अदर गैसेज होती हैं वो, लेकिन मेनली सबसे ज़्यादा जो इन लोग का वेटेज है वो ये दोनों का ही है। हाइड्रोजन का 71% और हीलियम का 26.5%, 26.5%। क्लियर? तो यहाँ पर हमसे किसका पूछा है? हाइड्रोजन का। तो बस हाइड्रोजन का यहाँ पर 71% लगा दो। अगर हीलियम पूछता हमसे तो हम 26.5 या तो फिर ऑप्शन में 27% होता, हम वो लगा देते। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो इस चीज को याद रखिएगा, हाइड्रोजन सन के जो मिक्सचर है उसमें हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 71 है और हीलियम का जो है वो 26.5% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज, देखिए मैं बार बार क्वेश्चन के जो आंसर है वो इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको यहीं कहीं याद आ जाए, हो जाए। क्लियर? मुझे पता है कि उसमें चिढ़ आती है बार बार सुनने में, लेकिन बार बार इसलिए रिपीट करना जरूरी ताकि आपको यहीं की यहीं याद हो जाए चीज़ों को। क्लियर है? बस इसलिए मैं ऐसा करता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली द टेम्परेचर ऑन द सोलर सरफेस इन डिग्री सेल्सियस? हमें यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में बताना है कि सोलार सरफेस का तापमान कितना होता है, सौर पृष्ठ या सोलार सरफेस का यहाँ पर लगभग तापमान कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? बिल्कुल। तो इसको याद रखिएगा, सोलर सरफेस पर जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम?
हमें यहाँ पर बताना है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो यह है कौन सा। अब आप कहेंगे कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सोचेंगे कि सन के पास जो सबसे करीब प्लानेट होगा वही सबसे गर्म होगा, है ना। तो सन के पास सबसे करीब जो प्लानेट है वो है मर्क्यूरी। तो क्या आंसर मर्क्यूरी होगा क्या? नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। मर्क्यूरी जो है वो सबसे पास तो है सन के, लेकिन सबसे हॉटेस्ट नहीं है, सबसे गर्म नहीं है। गर्म कौन सा है? इसके आगे वाला, मर्क्यूरी के आगे वाला कौन सा? वीनस। क्लियर। ये सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है, ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। क्लियर। तो बिल्कुल यहां पर वीनस आंसर हो जाएगा। अब ये मर्क्यूरी क्यों नहीं है? तो देखो यहां पर बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से मेनली एक तो आपको हो जाएगा इसकी जो रोटेशन स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर। इसकी जो रोटेशन स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार से जो अपने इन्वायरमेंट में जो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर एक तो रोटेशन स्पीड हो गया, और दूसरी चीज़ मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो क्या कहना चाहिए उसको, जो पार्टिकल्स हैं, है ना, जो पार्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो उस प्रकार से यहाँ पर जो गर्म होने के जो चांसेस है मर्क्यूरी के वो क्या रहते हैं? कम रहते हैं। क्लियर। एक तो मेनली इसकी क्या है, एक तो रोटेशन स्पीड ज़्यादा है, उस कारण से भी यहाँ पर एक है ना, और इन्वायरमेंट का जो सरफेस है, पार्टिकल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार से भी। तो यहाँ पर सबसे गर्म कौन सा हो जाएगा सोलर सिस्टम का प्लैनेट? वो हो जाएगा वीनस। क्लियर। वीनस को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है इतनी चीज़ें? ठीक है, चलो। अब यहां पर एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा कि इसकी जो रोटेशन स्पीड है ना, वो कितनी है यहां पर? तो 88 डेज यहां पर ध्यान रखिएगा, ये 88 डेज में अपना पूरा एक चक्कर यहां पर कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है, चलो। अच्छा, अब प्लैनेट्स जो हैं ये भी जान लो। अब यहां पर बात आई है प्लैनेट्स की, तो ये भी हम जान ही लेते हैं। प्लैनेट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, क्लासिफाई होते हैं। पहला तो है इनर प्लैनेट्स और दूसरा कहलाता है आउटर प्लैनेट्स। ठीक है। और दूसरा कहलाता है आउटर प्लैनेट्स। ये इनर प्लैनेट्स में कौन से प्लैनेट्स आते हैं मैं लिख देता हूं, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। कैसे? एग्जाम में देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनर प्लैनेट नहीं है, या ऐसा पूछ लेगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनर प्लैनेट है। क्लियर। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो इस चीज को याद रखना जरूरी है। इनर प्लैनेट में देखो कौन कौन से प्लैनेट्स आएंगे। एक तो है यहां पर आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। क्लियर। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉपी में लिख लीजिएगा। इनर प्लैनेट कौन कौन से हो गए? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है। आउटर प्लैनेट कौन कौन से हो जाएंगे? जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न। ये क्या हो जाएंगे? आउटर प्लैनेट्स हो जाएंगे। क्लियर है। इस इनर प्लैनेट्स को एक और नाम दिया गया है। इनर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है। और इस आउटर प्लैनेट्स को हम लोग गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं, गैसियस प्लैनेट्स। तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं सारी चीजें। यहां पर मुझे क्वेश्चन पूछा गया था विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो वो वीनस है, सबसे गर्म। ठीक है। उसके बाद यहां पर इनर प्लैनेट जो है वो कौन कौन से? अच्छा, प्लैनेट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, इनर और आउटर। तो इनर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मार्स, मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ। ठीक है। और आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? तो आउटर प्लैनेट्स हैं जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न। क्लियर। अच्छा, आउटर प्लैनेट्स को हम गैसियस प्लैनेट्स भी यहां पर कहते हैं। ठीक। अब यहां पर एक और प्लैनेट हुआ करता था जो कि क्या था, जिसकी खोज हुई थी 1930 में, प्लूटो की, है ना। प्लूटो की 1930 में यहां पर खोज हुई थी, जिसे डार्क प्लैनेट भी कहा जाता था। बौना प्लैनेट भी कहा जाता था, डार्क प्लैनेट, है ना। तो यहां पर बौना प्लैनेट भी यहाँ पर इसे कहा जाता था प्लूटो को, बट इसको 2006 में जो है वो प्लैनेट नाम से, मतलब प्लैनेट पहले से घोषित किया गया था, तो अब उसको हटा दिया गया है 2006 में। क्लियर। 2006 से प्लूटो को प्लैनेट का जो दर्जा है वो हटा दिया गया है। क्लियर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि पहले 1930 में प्लूटो की यहाँ पर खोज हुई थी, जिसे डार्क प्लैनेट भी कहा जाता था, और इसे 2006 में इसको प्लैनेट के नाम से हटा दिया गया है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जितनी भी स्लाइडों में मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में खुद का खुद यहाँ पर क्वेश्चंस बन के आते हैं, इसलिए सारी क्लासेस यहाँ पर रेगुलर देखिएगा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। मैं यहाँ पर जो अगर स्लाइड में अगर लिखवा देता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चंस के तौर पर बन के आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। चाहे आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप क्लासेज यहाँ पर पूरी देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The largest moon in our solar system is Ganymede. Which planet of our solar system does Ganymede belong to? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा जेनीमेड है। अब कुछ लोग इसे गैनीमेड कहते हैं, कुछ लोग जेनीमेड। ठीक है, हमारे सौर मंडल को कौन सा ग्रह जेनीमेड से संबंधित है? देखिएगा, पूरे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा जो मून है वो है जेनीमेड। और ये जेनीमेड जो है, ये मून है किसका? जुपिटर का। किसका है? जुपिटर का। तो बिल्कुल यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। अब एग्जामिनर या तो आपसे ऐसा पूछ लेगा कि पूरे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा मून कौन सा है, तो वो है जेनीमेड। या फिर वो ऐसा पूछ लेगा कि जेनीमेड जो है वो सबसे बड़ा मून है, तो वो किस सोलार सिस्टम का है, किस प्लैनेट का है, ऐसा पूछेगा वो किस प्लैनेट का है, तो आंसर आ जाएगा जुपिटर। ये जुपिटर का क्या है? प्लैनेट है, सॉरी, जुपिटर का क्या है? मून है जेनीमेड। ये तो हो गई सबसे बड़े की बात। पूरे सोलार सिस्टम में सबसे बड़े मून की बात हो गई जेनीमेड, जो कि जुपिटर का है। अगर मैं आपसे सबसे छोटे की बात करूं, तो पूरे सोलार सिस्टम में सबसे छोटा मून जो है उसका नाम है डीमोस। क्या नाम है? डीमोस। ये जो डीमोस है, ये किसका प्लैनेट है? सॉरी, किसका मून है? तो ये है किसका? मार्स का। किसका है? मार्स का। क्लियर? तो यहां से देखो, यहां से 5 क्वेश्चंस पूरे बन के आ रहे हैं। पहला क्या कि पूरे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा मून कौन सा है, तो उसका नाम है जेनीमेड। ये जेनीमेड जो मून है ये किस प्लैनेट का है, तो ये जुपिटर का है। ठीक है, उसी प्रकार से सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा मून कौन सा है पूरे सोलार सिस्टम का, तो वो है डीमोस। ये डीमोस जो मून है सबसे छोटा, ये किस प्लैनेट का है, तो ये हो जाएगा मार्स प्लैनेट का। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? तो यहां से ये जो क्वेश्चंस बन के आए हैं, इन्हें इसको एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम? हमारे पूरे सोलार सिस्टम में, हमारे पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो वो कौन सा है? मर्क्यूरी है, बुध है। क्लियर? कौन सा है वो? मर्क्यूरी। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है जुपिटर। ठीक, उसको भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। और सबसे छोटा कौन सा है? मर्क्यूरी। आगे बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न एंड द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलार सिस्टम? हमारे सौर मंडल में शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न एंड द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलार सिस्टम। बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि पूरे सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा मून कौन सा है, तो जेनीमेड, अभी पढ़ा था जेनीमेड। अब सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? अब सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? ये तो सबसे बड़ा है। अब सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, मींस इससे छोटा, तो उसका नाम है टाइटन। ठीक है, ये जो टाइटन है ये किसका मून है, कौन से प्लैनेट का, तो ये सैटर्न का क्या है? मून है। ये सैटर्न का लार्जेस्ट मून है, ये सैटर्न का लार्जेस्ट मून है। क्या नाम है इसका? टाइटन। तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा यहां से करेक्ट। क्लियर? विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न एंड द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलार सिस्टम? पूरे सोलार सिस्टम का फिर सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो क्या नाम हो जाएगा? टाइटन। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, चलो। ऑन विच डे इज द अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन? है ना, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। क्लियर? देखो, यदि मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस, तो उसे हम क्या कहते हैं? एफिहेलियन। एफी स्पेलिंग देख लीजिएगा, चलो यहां लिख देता हूं, एपीहेलियन। और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस अगर पूछेगा तो वो कहलाता है पेरीहेलियन। क्या कहलाता है? पेरीहेलियन।
ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है तो पेरीहेलियन, मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है तो एपीहेलियन। ठीक, सो ऑन विच डे इज द अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन, मींस मिनिमम की यहां पर बात हो रही है, मींस एपीहेलियन की यहां पर बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा 3 जनवरी। क्लियर है? ठीक, अगर मैक्सिमम पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा आंसर 4 जुलाई, है ना, जैसे कि ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे इज द अर्थ एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, आंसर इज 4 जुलाई, आंसर इज 4 जुलाई। ठीक है, फिर से बताऊं, देखो मैं ये चीज क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि देखो एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्ट एपीहिलियन, है ना, अगर मिनिमम डिस्टेंस अगर है, मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछ रहा है ना, मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है सन से, तो वो मिनिमम डिस्टेंस करके नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, डायरेक्ट एपीहेलियन लिखेगा। भाई ये एपीहेलियन जो है वो कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 जनवरी को होता है। अब एग्जामिनर यहां पर ये नहीं लिखेगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस, ये ऐसे नहीं लिखेगा यहां पर, अर्थ एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थ एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ऐसा नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट लिखेगा भाई पेरीहेलियन जो है वो कब होता है, पेरीहेलियन, तो ये कब होता है, 4 जुलाई को होता है। ये चीज हमें यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन, दिस प्लैनेट हैज द मोस्ट प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम अराउंड इन इट आवर सोलर सिस्टम, यह ग्रह हमारे सोलर मंडल में इसके चारों ओर सबसे प्रमुख रिंग सिस्टम है। तो भाई रिंग सिस्टम जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आप मुझे नाम बताइएगा। ये देखो ये है, तो यहां पर क्या होती है, यहां पर रिंग बनती है टोटल 7। क्लियर, उस मैं अगर आपको सिंपल से वे में बताऊं तो उस प्लैनेट में क्या है, उस प्लैनेट के चारों ओर यहां पर ऐसे सर्कल वे में टोटल यहां पर 7 रिंग्स हैं। टोटल कितनी रिंग्स हैं, 7। तो ये रिंग जो है ये कौन से प्लैनेट में बनती है, तो ये है आपका कौन सा, सैटर्न। कौन सा है, सैटर्न, ऑप्शन सी, शनि। क्लियर, यह ग्रह हमारे सौर मंडल में इसके चारों ओर सबसे प्रमुख रिंग सिस्टम है, किसके इसमें है, सैटर्न के इसमें। टोटल कितनी रिंग्स है, तो वो भी याद रखो, टोटल 7 रिंग्स है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये अब आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, होमवर्क, इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्लियर, सभी स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं, 1000 देखे 2000 देखे, सभी के यहाँ पर मुझे कमेंट आने चाहिए, भले ही गलत क्यों ना आए, भले ही गलत क्यों ना आए, लेकिन आंसर यहाँ पर सभी के आने चाहिए। मैं सभी के यहाँ पर चेक करूंगा और सभी के यहाँ पर कमेंट का वेट करूंगा। दिस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है मार्स, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी सैटर्न, या फिर ऑप्शन डी वीनस। क्लियर, तो बिल्कुल यहां पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि हमारे सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मार्स, नेपच्यून, सैटर्न, विनस। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो, सो आज के लिए हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं, है ना। आपकी जो मैथ्स और रीजनिंग के जो क्लासेस हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भले ही आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, डीएफसीसीआईएल की कर रहे हो, एमपी पुलिस की कर रहे हो, यूपीएसआई की कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर रहे हो, आप बिल्कुल हमारे चैनल से यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग एक बार यहाँ पर पढ़ के देखिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अगर आपको क्वेश्चंस अगर नहीं बने एग्जाम में तो फिर बात गई। क्लियर, बिल्कुल यहाँ पर अगर आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करने हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस हमारे चैनल से बिल्कुल देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है, आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी मैं प्लेलिस्ट और बना देता हूँ अलग अलग टॉपिक वाइज, है ना। जैसे नंबर सिस्टम की जो क्लासेज हैं उसको एक प्लेलिस्ट में दे दिया, एलजेब्रा की एक क्लासेस उसको प्लेलिस्ट में दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लासेस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की एक क्लासेस उसको एक प्लेलिस्ट बना के दे दी अलग से। क्लियर, उसी प्रकार से ऑर्डर एंड रैंकिंग की क्लासेस प्लेलिस्ट बना के दे दी। तो जिसको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो और जिसको जो टॉपिक पढ़ना हो पढ़ सकता है। क्लियर, और ऑल टॉपिक्स के लिए तो बनी ही है प्लेलिस्ट, है ना। एक ही प्लेलिस्ट में आप सारे टॉपिक्स आप पढ़ लोगे। ठीक है, ये तो बनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अगर आप लोगों को अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपको और ऐसी क्लासेस चाहिए, है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा अभी तुरंत, और इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा और क्लास को शेयर भी करिएगा, है ना। करीबन भाई एक फ्रेंड, अगर आप कोई एक स्टूडेंट अगर यहाँ से देख रहा है तो एक स्टूडेंट के करीबन 20 या 30 दोस्त तो होंगे ही।
है ना। तो क्यों ना आप लोग इन 20-30 दोस्तों को यहाँ पर शेयर करें, उनका भी नॉलेज यहाँ पर बढ़ेगा। क्लियर। चलिए, सो यहाँ पर क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। क्लियर। एक बंदा भी अगर यहाँ से अगर 30 लोगों को भी शेयर कर देगा तो अपने चैनल में जो फैमिली है अपनी वो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्लियर। उसमें जितना ज़्यादा अपनी यहाँ पर फैमिली बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है। तो मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है भैया, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको कंटेंट बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस एक ही आपसे सपोर्ट मांग रहा हूँ, आप अपने दोस्तों में यहाँ पर चैनल जो है वो शेयर करिए और उन्हें सब्सक्राइब करने को कहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।